नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नवोदय कक्षा के सभी बच्चों का इस क्लास के अंदर स्वागत करता हूँ। कल हमने पत्र लेखन की बात लेखन विभाग के अंदर पूर्ण की। दो भागों के अंदर पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, दो दासों के अंदर बात पूरी की। आज हिंदी के अंदर 8वां गद्य जो है, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, मोहन राकेश द्वारा लिखित एक यात्रा वृत्तांत दिया गया है। उनसे पहले मोहन राकेश का सामान्य परिचय हम प्राप्त करें कि भाई उनका जन्म, मोहन राकेश जी का जन्म सन 1925 में, निधन उनका सन 1972 में हुआ था। पंजाब के जालंधर में उनका जन्म हुआ था। पिता व्यवसाय से वकालत करते थे, साथ साथ साहित्य में उनकी रुचि बहुत ही थी। बचपन से ही पर्याप्त साहित्य उनको मिलता रहा, इसकी वजह से उनका अच्छा सा घड़तर हुआ। साथ साथ हिंदी संस्कृत के साथ वो एमए हुई। उसके बाद डीएवी कॉलेज के जालंधर के अंदर अध्यापक के रूप में उन्होंने काम किया, अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया। कुछ समय के बाद उपन्यास और नाटक लिखने की शुरुआत की, सारिका नामक पत्रिका की शुरुआत की, उनका संपादन किया। स्वतंत्र लेखन करते रहे और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कहानी लेखन, साथ साथ इन्होंने उपन्यास नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उनके उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। यानी कि साहित्य सृष्टि भी उन्होंने बहुत अच्छी की। साथ साथ राकेश मोहन मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए। यहाँ पर गुलमर्ग की खिड़की से एक रात का वर्णन उन्होंने यात्रा के दौरान जो महसूस किया उनको उन्होंने हमारे सामने रखा है। गुलमर्ग एक स्थल है, कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थल है। गुलमर्ग एक कश्मीर का सुंदर प्राकृतिक स्थल है। वहां पर वो अपनी यात्रा के दौरान एक रात रहते हैं। उस रात्रि में उन्होंने जो अनुभूति की, उस अनुभूति को उन्होंने यहाँ यात्रा वृत्तांत के रूप में हमारे सामने पेश किया है। उसे हम समझने का प्रयत्न करते हैं। अपनी किताब में ध्यान रखो, आगे देखो। कुछ जगह होती है जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं। ज्यादातर ऐसा होता है कि कहीं स्थल पर भी हम घूमने के लिए जाते हैं या तो यात्रा के दौरान जाते हैं, तो स्थल को देखकर थोड़ी देर हम चौंक जाते हैं, पर बाद में उदासीन हो जाते हैं कि यहाँ पर तो ऐसा है। पर गुलमर्ग ऐसा स्थल नहीं है कि चौंकने के बाद, उदासीन होने की बात ही नहीं होती। धीरे धीरे परिचित होने के बाद उदासीन लोग हो जाते हैं स्थल से, पर ऐसा यहाँ नहीं। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य ही ऐसा है, प्राकृतिक स्थिति ऐसी है कि कभी उनमें से उदासीनता पैदा ही नहीं होती। वैसा गुलमर्ग स्थल है, कश्मीर का प्राकृतिक स्थल है। आगे देखो। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहां कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट, और बस। तब मैं घंटे भर से सारा गुलमर्ग देख आया था। भूतकाल में जब वो गए थे तब की बात करते हैं लेखक की, भाई मैं पहली बार जब वहां पर गया था तब कुछ देवदार, सपाट मैदान था, देवदार के कुछ वृक्ष थे और उनके झुरमुट थे, बस इतना ही प्राकृतिक सौंदर्य था। इनके अलावा और कुछ नहीं था। 1 घंटे में तो पूरा गुलमर्ग उन्होंने घूम लिया था। इनसे ज्यादा वो
समय वहाँ बिता नहीं सके थे। यानी कि पहली बार उनको जो अनुभूति हुई थी उनसे दूसरी बार की अनुभूति कुछ अलग है, वैसा लेखक कहना चाहते हैं। मगर बाद में महीनों वहां रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देख ही नहीं जा सकता। मगर बाद में वहां रुकने के बाद महीनों तक वो रुके तो पता चला कि महीनों तक रुकने के बाद भी ये स्थल देखा नहीं जा सकता, और महीने रुकेंगे तो भी ये पूरा नहीं होगा देखने का। इतना अच्छा प्राकृतिक दृश्य वहां का है। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। यही कारण है कि भाई गुलमर्ग में जो रुकते हैं उनके साथ आत्मीयता हो जाती है। गुलमर्ग स्थल ही ऐसा है, उनके सपाट मैदान अपने आप को समझने लगते हैं। वैसी आत्मीयता वहां रुकने वाले लोगों के हृदय में हो जाती है। कांपती तितलियों, उड़ते बादल और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह किस प्रकार से आत्मीयता हो जाती है। देखो, कांपती हुई तितलियां है, बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। बादलों और बर्फ से चमकती हुई पहाड़ियां है, उस पहाड़ियों की इस सुंदरता देखकर आत्मीयता हो जाती है उस स्थल के साथ। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ कैसा दृश्य है वहां पर। पूरा विस्तार जिसमें स्वयं रहते हैं, लेकिन खुद रहते हैं, वो पूरा विस्तार कैसा है, वहां के हर समय का दृश्य कैसा होता है, उनके बारे में स्वयं कहते हैं कि अपने में समाया ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि सूर्योदय हमारे अंदर समा जाता है, सूर्यास्त हमारे अंदर समा जाता है। वहां की प्रकृति ही ऐसी है। दोनों संध्याएं और घना कोहरा, पीली धूप और घना बादलों से भरा हुआ पूरा वातावरण अपने अंदर समा गया है। वैसी अनुभूति लेखक को होती है। इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि अपने से ही बिछड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा परिचित बना रहता है। और इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो कैसी अनुभूति होती है, उनके बारे में कहता है कि ऐसा एहसास होता है कि मैं अपने से ही बिछड़ने का, मैं तो अपने से ही बिछड़ रहा हूं। वैसी अनुभूति, वैसा एहसास उनको होता है, क्योंकि पूरी प्रकृति अपने अंदर है। वैसा महसूस व्यक्ति वहां पर रहकर करता है। अपने उस रूप से जो जितना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। उस रूप से जितना वो परिचित होता है, उनसे ज्यादा तो वो अपरिचित रह जाता है, क्योंकि वहां की प्राकृतिक लीला ही ऐसी है कि मानव चाहता है तो भी जितना समय वहां रुकता है उतने समय में वो कुछ देख नहीं पाता। इतनी अच्छी वहां की प्रकृति है, इतने अच्छे बादल, इतने अच्छे बर्फीले पर्वत, सूर्योदय और सूर्यास्त इतने अच्छे हैं कि वो देख ही नहीं पाते, अपरिचित बना रह जाता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर आकांक्षा। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते, स्वप्न जो है होता है फूल बनकर उगते, खिल उठते। मानव रात्रि के दौरान जो स्वप्न देखता है वो पुष्प की तरह खिल उठते, क्योंकि पूरी प्रकृति उनको पुकार रही है कर्म करने के लिए, काम करने के लिए। इसीलिए स्वप्न वो अच्छी तरह से पूरा कर पाता है। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, हरियाली के आर पार हर जगह पर हरियाली हरियाली,
छतों के ऊपर लाल लाल प्रकाश पड़ रहा है आकाश की ओर से, और मानव अपने स्वप्नों को पूरा कर सकता है, वैसी वो जगह है गुलमर्ग। कश्मीर का एक स्थल है, वो बड़ा ही अच्छा प्राकृतिक दृश्यों वाला है। आंखें मुक्त होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। आंखें मुक्त होकर देखती रहती है, सब कुछ देखा ही करती है, और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं, फूलों के अंदर नए नए रंग भर जाते हैं। इतने पुष्प वहां पर खिलते हैं कि चारों ओर नए नए रंगों से भरे हुए होते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है, वातावरण के अंदर नई नई कोपलें फूट आती है, नवा नवा कुपड़ो फूटी आवे छे। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है, हर समय एक नया अनुभव होता है, हर जगह पर एक नई अनुभूति होती है, हर जगह पर नया रोमांच पैदा होता है। उसकी वजह यह है कि वहां की प्रकृति ही ऐसी है। ढेर सारे रंगों के पुष्प खिले होते हैं, चारों ओर हरियाली हरियाली, और बर्फ वर्षा धीरे धीरे हो रही है, चारों ओर पहाड़ियां, चारों ओर घना जंगल, घने बादल, इतनी अच्छी प्रकृति है कि हर वक्त मानव रोमांच ही अनुभव करता है, अंदर से अंदर अपने स्वप्नों को साकार करने के लिए रोमांचित हो जाता है। वैसे वहां की प्रकृति है। बादलों के पोर्टिकों के नीचे लोग फैलाए घास पर बैठे हैं। बादलों के पोर्टिके ऐसा लगते हैं कि बादलों के बीच की जगह पर है, वहां पर अपने लोग बाहें फैलाकर बैठे हैं, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। हर जगह पर बादलों के पोर्टिके है, हर जगह पर बादलों के बीच की जगह है, वहां पर मानव बैठे हुए है, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि बादल ही इतने नजदीक है कि मानव बादलों के बीच की जगह पर पोर्टिकों पर बैठे, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है। ऊपर से सैलानियां जो घूमने के लिए गई है, वो घोड़ों पर बैठकर इधर उधर घोड़ों को घुमा रही है। हर जगह पर सैलानियां हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट्ट पर जहां तहां छिटके हैं। रंगों के कुछ बिंदु जो है अलग अलग पुष्प लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि रंगों की कुछ बूंदे हरियाली पर इधर उधर छिटकी हुई है। सहसा प्रकाश से ननी ननी पारदर्शक बूंदे पड़ने लगती है। सहसा ऐसा लगता है कि प्रकाश में से ननी ननी बूंदे पड़ती है पानी की। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है, और रंगीन बिंदु दिखाई देती है। पानी टपकता है और रंगीन दिखाई देता है, क्योंकि सूर्योदय, सूर्यास्त और बादलों, घने बादल भरे हुए हैं। प्रकृति ऐसी है और हरियाली में हर जगह पर अलग अलग रंग छिटके हुए हैं, वैसा प्राकृतिक दृश्य है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। हरियाली जो होती है, उनका जो स्वप्न होता है, वो कुहासे के फूलों में बदल जाता है। ढेर सारे पुष्प खिलते हैं। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, और सारा मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, सोनेरी आभा ओढ़ लेता है सूर्य प्रकाश के कारण। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है, और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें, और चारों ओर धुंधला वातावरण है, क्योंकि बादल एकदम नजदीक है। प्रकृति धुंध से भर जाती है, और बेबस होकर फैली हुई पगडंडियां जो है, लोग चलकर जाते हैं। चलने की जो पगडंडी बनाई जाती है, उस पगडंडियां मजबूर हो जाती है, लाचार हो जाती है। पतली पतली नरम बाहें उनकी है पगडंडियों की। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निढाल। जब तक बादल बरसते रहेंगे, तब तक क्या होगा? बाहें फैली रहेगी। बादल बरसते रहेंगे, बारिश होती रहेगी, पगडंडियां अपनी बाहें फैलाकर
ऐसी ही कोमल विस्मृत और निढाल बाहें फैलाकर पगडंडियां पड़ी है। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया स्वप्न जन्मेगा, और जब सूरज चमकेगा धुंधले वातावरण में कहीं सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा, सूर्य दिखाई देगा, तो क्या होगा? नया स्वप्न जन्मेगा। वहां रहने वाले लोगों के नए स्वप्न निखर आते हैं, नए स्वप्न दिखाई देते हैं। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। आकाश के अंदर नन्हे नन्हे बादलों के दीप जो है इधर उधर भटकते दिखाई देंगे, क्योंकि हर जगह पर बादल ही बादल छाए हुए हैं। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टक जाएंगे, और जो पगडंडियां है सूर्य का दिखाई देते ही पगडंडियों पर भेड़ और बकरियों के झुंड दिखाई देने लगेंगे, चलते हुए दिखाई देंगे। चरवाहे भेड़ बकरियों को लेकर घर से बाहर निकलेंगे और पगडंडियों पर चलते हुए दिखाई देंगे, पर सूर्य के दर्शन होंगे तब ये दृश्य में बदलाव आता है। प्रकृति कार्यरत बनती है, मानव कार्यरत बनता है, अपने स्वप्न को लेकर आगे बढ़ता है। भेड़ बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर तक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीक होगा। दिन ऐसा लगेगा कि रात की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसी अनुभूति होगी कि पूरा दिन रात का इंतजार कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति काम पर लग जाता है। कब शाम होगी, विश्राम मिलेगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, और रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। चारों ओर शांति फैल जाएगी, खामोशी फैल जाएगी। जो दिन में काम पर गए हुए थे वो भी शांत हो जाएंगे, और जो दिन के समय इतनी वाचाल हो चुकी थी प्रकृति और मानव, वो सब के सब शांत हो जाएंगे। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। गुलमर्ग की ओर रात्रि जो है वो मुझे कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि मैं वहां पर रात रुका हूं। वहां की प्रकृति और रात की खामोशी क्या होती है मैंने एहसासों के द्वारा महसूस किया। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। होटल की एक खिड़की, अब हमारी बात आती है। देखो, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, एक दिन का समय पूर्ण होता है, रात्रि का समय होता है। वो रात के समय होटल की खिड़की से वो देख रहे थे। खिड़की से एक रात, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात की बात करते हैं। देखो, गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की एक खिड़की से खड़ा था। लेखक कहते हैं, दूर, बहुत दूर सामने से बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। दूर से बारिश बरसती हुई आ रही थी, ऐसा लग रहा था। बरसती हुई एक घटा आ रही थी मेरी ओर, और लेखक देख रहे थे कि कुछ ही पलों में बारिश यहाँ पहुंच जाएगी, बादलों का झुंड यहाँ पहुंच जाएगा, बरसता हुआ बादल इधर आ ही जाएगा। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपेट ले। मैं प्रतीक्षा करता हूं कि कब तक वो बादल मुझ तक पहुंचेंगे। गुलमर्ग की खिड़की, होटल की एक खिड़की से प्रतीक्षा करते हैं कि वो बादल कब यहाँ आएंगे और मुझे अपने अंदर लपेट लेंगे, यानी कि बारिश मुझ तक पहुंच जाएंगी। वैसी प्रतीक्षा लेखक करते हैं। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। बरसती हुई घटा है, उनके अंदर गिर जाने का जो अनुभव होता है, जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। बहुत सुख मैंने कम जाना है। बरसती हुई घटाओं के बीच में गिर जाना वो एक नया एक कुदरती अनुभव होता है, वो मैंने कम जाना है, वैसा लेखक कहते हैं। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए। घटा ऊपर से गिर आती है, ऊपर से गिर जाए और व्यक्ति को छोटा कर देती है। यह इससे अलग स्थिति है।
यह इससे अलग स्थिति है, क्योंकि वहां तो बादल एकदम नजदीक है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था। लेखक कहते हैं कि इस बार जो घटा आ रही थी, उनके हर संकेत मेरे सामने थे और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था, आ आ आ। लेखक कहते हैं कि इस बार घटा कुछ अलग ही दिखाई देती थी और मैं उसके सामने खड़ा था। घटा ये बादलों के ऊपर नहीं थी, बादलों की घटा ये सामने थी और मैं उनको बुला रहा था। गुलमर्ग की एक होटल की खिड़की से बुला रहे थे, कह रहे थे कि आ आ आ। मैं तुमसे कमजोर नहीं। और लेखक कहते हैं कि मैं तुमसे कमजोर नहीं हूं। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हवा तेज थी पर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, पर जो घटा थी वो तेजी से नहीं चलती थी, धीरे धीरे चल रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेखक प्रतीक्षा में खड़े थे, खिड़की में, होटल की खिड़की से गुलमर्ग का एक प्राकृतिक दृश्य देख रहे थे। घटा उनके सामने ही थी बादलों की, पर वो तेजी से नहीं आ रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी। गर्जना हो रही थी बादलों में और गर्जना के कारण गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी। धरती और आकाश की शिराएं कांप रही थी। इतनी जोरदार गर्जना ये बादलों की हो रही थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का एक वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। बार बार आवाज उठती थी, गर्जना होती थी और बिजली उसमें दिखाई देती थी। गर्जना करते समय बादलों के गर्जनाओं के बीच में बिजली चमकती थी। उस चमक से सारी प्रकृति दिखाई देती थी, यानी कि पूरी प्रकृति के हर दृश्य को वो नंगा कर जाती थी। चारों ओर बिजली का प्रकाश फैल जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। लेखक मन ही मन गुलमर्ग की खिड़की से, होटल की खिड़की से खुश थे कि कुछ ही पलों में बारिश मुझ पर बरसेगी। पर प्रतीक्षा करते हैं, मन ही मन खुश थे, बिजलियों का कहर मेरे ऊपर टूटेगा और मेरे ऊपर बिजलियों का कहर टूटेगा, वैसा अनुभव कर रहे थे। नजदीक ही बारिश बरस रही। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। मैं तो बाहें फैलाकर बिजली को, बारिश को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था, पर प्रतीक्षा में वो वहीं पर खड़े रहते हैं। लेखक कहते हैं कुछ बातें प्राकृतिक दृश्यों की ऐसी उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने रखी है। थोड़ी बात प्राकृतिक दृश्य है, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने प्राकृतिक वर्णन किया है कश्मीर का। और उस रात का जो उनका अनुभव है, उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने यात्रा वृत्तांत के रूप में रखा है। थोड़ी बात बाकी है, वो अगले तास में कल करेंगे। आज यहाँ पर रखते हैं। सबको मेरा नमस्कार।